वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल के इतिहास को, जिसे राजपूत काल कहते हैं, जो कि 7वीं से लेकर लगभग 12वीं या 13वीं शताब्दी तक शासन किया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक दक्कन के महत्वपूर्ण राजपूत वंश, क्षत्रिय वंश, जिसका नाम था होयसल वंश, उसे हम लोगों ने समाप्त किया, जो कि कर्नाटक के इलाके में देवगिरी नामक स्थान पे उनका साम्राज्य था। इसके बाद हम लोग अगले जो क्षत्रिय वंश हैं, जिन्हें यादव वंश कहा जाता है, यदुवंशी क्षत्रिय, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ये काफी छोटे वंशस्थ हैं, काकतीय, यदुवंशी और उसके बाद होयसल। ये एक ही इलाके के चालुक्य जो वंशस्थ हैं, उनके स्थान पर इनका शासन हुआ था, जो कि दक्कन के इलाके के ये क्षत्रिय वंशस्थ हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यदुवंशी यादव वंश को और देखते हैं यादव वंश, जो कि एक छोटा सा वंश है। तो यादव वंश अपने आप को ऐतिहासिक देवता श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं, अर्थात यदुवंशी क्षत्रिय। तो ये जो यादव वंश के लोग थे, अपने आप को ऐतिहासिक देवता श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं, अर्थात ये अपने आप को यदुवंशी क्षत्रिय कहते हैं। याद रखेंगे, ये जो यादव वंश के शासक थे, अपने आप को किसके वंशज मानते थे? तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते थे और अपने आप को यदुवंशी क्षत्रिय कहते थे। तो अपने आप को ऐतिहासिक देवता श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं, अर्थात यदुवंशी क्षत्रिय। यादव वंशी सेवनी के नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि उनका शासन नासिक से देवगिरी, जिसका वर्तमान नाम क्या है देवगिरी का, तो दौलताबाद के बीच सेवना में शासन हुआ। देवगिरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो यादव वंशी को सेवनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका शासन नासिक, महाराष्ट्र में नासिक से देवगिरी तक था, अर्थात देवगिरी का वर्तमान नाम क्या है, तो दौलताबाद। तो नासिक से देवगिरी अर्थात दौलताबाद के बीच के इलाके को हम लोग सेवना कहते हैं। तो इस जो कि देवगिरी कहां पे है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो इसी सेवना में शासन स्थापित होने के कारण ये सेवनी वंश के भी नाम से प्रसिद्ध है। याद रखेंगे कि यादव वंशी सेवनी के नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि उनका शासन नासिक से देवगिरी, जिसका वर्तमान नाम दौलताबाद है, के बीच सेवना में शासन किए। देवगिरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। प्रारंभ में राष्ट्रकूटों तथा चालुक्यों के अधीन सामंत, पर चालुक्यों की स्थिति छिन्न हो जाने पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। प्रारंभ में ये यादव वंशी शासक राष्ट्रकूटों एवं चालुक्यों के अधीन सामंत हुआ करते थे, लेकिन जब चालुक्यों की स्थिति छिन्न हो गई, तो ये अपने आप को स्वतंत्र करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिए। तो याद रखेंगे कि प्रारंभ में राष्ट्रकूटों तथा चालुक्यों के अधीन सामंत, पर चालुक्यों की स्थिति छिन्न हो जाने पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। अहिर गौली राजा, देवगिरी के जादव, सेवना जादव, ये सभी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये जो यादव वंशी शासक थे, अहिर गौली राजा, देवगिरी के यादव और सेवना यादव के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्हें एक और नाम जाना जाता था, सेवना बउआ। सेवना बउआ या अहिर बउआ, ये सभी नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो अहिर गौली राजा, देवगिरी के यादव, सेवनी यादव, इन सभी के नामों से प्रसिद्ध थे ये यादव वंश के शासक। इनका शासन तुंगभद्रा नदी से लेकर नर्मदा नदी के भूभाग पर स्थित था।
जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं। तो यादव वंशों का जो शासन था वह तुंगभद्रा नदी से लेकर नर्मदा नदी के भूभाग पर था, जिसके अंतर्गत वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं। इनकी प्रारंभिक राजधानी सिन्नर थी, सिन्नर, और बाद में देवगिरी बन गई। वर्तमान में वही देवगिरी दौलताबाद कहलाता है। तो यदुवंशियों की प्रारंभिक राजधानी सिन्नर थी और बाद में उनकी राजधानी बदलकर दौलताबाद हो गई, जिसे देवगिरी कहा जाता था। परंपरा के अनुसार सिन्नर की स्थापना गौली का मतलब होता है यादव, तो गौली राजा राव सिंघनी अर्थात सिंघनी द्वारा सदियों पहले। तो एक परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि इस सिन्नर की स्थापना गौली का मतलब होता है यादव राजा राव सिंघनी, जिसे सिंघनी भी कहते थे, वह इस यादव साम्राज्य का एक महान प्रतापी शासक था। तो परंपरा के अनुसार सिन्नर की स्थापना गौली अर्थात यादव राजा राव सिंघनी अर्थात सिंघनी के द्वारा बहुत सदियों पहले हुआ था। ये एक परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि इस सिन्नर की जो स्थापना हुई थी वह किसके द्वारा हुई थी, तो राव सिंघनी, जिसे सिंघनी भी कहा जाता है, उसके द्वारा हुई थी। यह एक यादव राजा था, गौली राजा था। सिंघनी के पुत्र राव गोविंदा के द्वारा 2 लाख रुपए की लागत से गोंडेश्वर, जिसे गोविंदेश्वर भी कहते हैं, के भव्य मंदिर का निर्माण। तो सिंघनी के पुत्र राव गोविंदा के द्वारा 2 लाख रुपए की लागत से गोंडेश्वर अर्थात गोविंदेश्वर के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। तो याद रखेंगे, इसका एक पुत्र था राव सिंघनी का अर्थात सिंघनी का, जिसका नाम था राव गोविंदा। उसने 2 लाख रुपए की लागत से गोंडेश्वर, जिसे गोविंदेश्वर भी कहा जाता है, के भव्य मंदिर का निर्माण किया। सेवना राजवंश द्वारा खुद को उत्तर भारत के यदुवंशी या चंद्रवंशी समाज से अवतरित होने का दावा। तो ये जो सेवना राजवंश है, खुद को भारत के यदुवंशी या चंद्रवंशी समाज से अवतरित होने का दावा करते हैं। तो सेवना राजवंश अपने आप को क्या कहते हैं कि हम लोगों का जो अवतरण हुआ है वह चंद्रवंशी समाज या भारत के यदुवंशी समाज से हुआ है। सूर्यवंशी समाज राम के वंश को कहते हैं और चंद्रवंशी समाज किसे, तो कृष्ण के वंशज को कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेवना मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा से बाद में द्वारिका में जा बसे थे। उन्हें कृष्ण कुलोत्पन्न अर्थात भगवान कृष्ण के वंश में पैदा हुए यादव कुल वंश तिलक तथा द्वारवाटीपुर वाधीश्वर द्वारिका के मालिक भी कहा जाता है। तो ये जो यादव वंशी थे, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा से बाद में द्वारिका में जा बसे थे। उन्हें कृष्ण कुलोत्पन्न अर्थात कृष्ण के कुल से उत्पन्न होने वाला यदु कुल वंश तिलक तथा द्वारकापुरवाधीश्वर द्वारिका के मालिक भी कहा जाता है। याद रखेंगे, द्वारकापुरवाधीश्वर और यादव कुल वंश तिलक और कृष्ण कुलोत्पन्न, ये सभी जो है सेवना मूल के जो वंशज थे, उन्हें कहा जाता है यदुवंशी को, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा से बाद में द्वारिका में जाकर बस गए थे और ये अपने आप को उत्तर भारत के चंद्रवंशी या यदुवंशी समाज से अवतरित होने का दावा करते हैं। यदुवंशी अहीरों के मजबूत गढ़ खान देश से प्राप्त अवशेषों को बहुचर्चित गवल राज्य से
संबंधित माना जाता है तथा पुरातात्विक रूप से इन्हें देवगिरी के यादवों से जोड़ा जाता है। तो यदुवंशी अहिरों का मजबूत गढ़ था खानदेश। तो वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इन्हें बहुचर्चित गवल राज का मतलब होता है यादव साम्राज्य से संबंधित माना जाता है तथा पुरातात्विक रूप से इन्हें देवगिरी के यादवों से जोड़ा जाता है। तो यदुवंशी अहिरों के मजबूत गढ़ खानदेश से प्राप्त अवशेषों को बहुचर्चित गवल राज से संबंधित माना जाता है तथा पुरातात्विक रूप से इन्हें देवगिरी के यादवों से जोड़ा जाता है। भीलम पंचम, जिसने इस यादव वंश की वास्तविक स्थापना की थी। तो भीलम पंचम जो 1175 से लेकर 1190 ईस्वी तक इस यदुवंशी वंश का पहला शासक जो कि स्वतंत्र शासक रहता है, यह बनता है। इसने अपनी राजधानी सिन्नर अर्थात नासिक से बदलकर देवगिरी स्थापित कर दी। तो राजधानी जो था सिन्नर से देवगिरी लाने वाला शासक कौन था? तो यही भीलम पंचम था जो 1175 से 1190 ईस्वी तक शासन किया और यही यदुवंशी का वास्तविक संस्थापक था। सिन्नर कहां पे है? तो नासिक में है। भीलम पंचम जो कि 1175 से 1190 ईस्वी तक शासन किया, उसने अपनी राजधानी सिन्नर अर्थात नासिक से बदलकर देवगिरी, जो वर्तमान में दौलताबाद कहा जाता है, वहां स्थापित कर दी। तो इसके कौन कौन से शासक हुए उसे हम लोग देख लें। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो शासक को छोड़कर कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शासक में कौन कौन से थे? दृढ़ प्रहा, ये सभी जो थे सामंत थे चालुक्यों के। तो दृढ़ प्रहा, सेउण चंद्र प्रथम, ढहडियप्पा प्रथम, भीलम प्रथम, राजगी, बेडुगी प्रथम, ढड़ियप्पा द्वितीय, भीलम द्वितीय, बेसुगी प्रथम, भीलम तृतीय, बेडुगी द्वितीय, सेउण चंद्र द्वितीय, परमदेव, सिंघन, मलुगी, अमरगांगे, अमर मालुगी, भीलम पंचम। तो यहां से जो शासक इंपॉर्टेंट होते हैं भीलम पंचम से, यही स्वतंत्र शासक यहां से शुरू होते हैं। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है सिंघन द्वितीय, जिसे सिंघन के नाम से भी जाना जाता है। तो भीलम पंचम जो 1175 से 1190 ईस्वी तक था, यही इस यादव वंशी का वास्तविक संस्थापक था। उसके बाद जैत्रपाल, इसका पुत्र जैत्रपाल 1191 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक भीलम पंचम का पुत्र था। इसके बाद सिंघन द्वितीय 1210 से 1247 ईस्वी। इसके बाद अगला शासक कृष्णा 1247 से 1260 ईस्वी। यही जो सिंघन द्वितीय है, जिसका शासन काल 1210 से 1247 था, यह इस वंश का एक काफी प्रबल शासक था, काफी प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी। तो इसके बाद कृष्णा 1247 से 1260 ईस्वी। इसके बाद महादेव 1260 से 1271 ईस्वी। इसके बाद रामचंद्र देव 1271 से 1309 ईस्वी। और सबसे अंतिम शासक शंकर देव 1309 से 1312 ईस्वी। इसके बाद यह यादववंशी समाप्त हो जाता है। तो चलिए हम लोग भीलम पंचम को देखते हैं। 1187 ईस्वी में कल्याणी वंश के अंतिम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ को परास्त कर कल्याणी पर कब्जा एवं यादव वंश स्वतंत्र। तो 1187 ईस्वी में भीलम पंचम ने कल्याणी वंश के चालुक्यों के अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ को पराजित करके कल्याणी पर कब्जा कर लिया और यादव वंश को स्वतंत्र कर दिया। तो 1187 ईस्वी में कल्याणी वंश के अंतिम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ को पराजित करके यह भीलम पंचम कल्याणी पर कब्जा कर लिया और यादव वंश को स्वतंत्र कर दिया। यादव वंश का संस्थापक एवं एक अत्यंत ही प्रतापी शासक, इसी के कारण यादवों का उत्कृष्ट उत्कर्ष आरंभ। तो यह जो था भीलम पंचम,
यादव वंश का संस्थापक था और एक अत्यंत प्रतापी शासक था और इसी के कारण यादवों का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। तो यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो भीलम पंचम था और एक अत्यंत प्रतापी शासक था और इसी के कारण यादवों का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। चालुक्यों की शक्ति क्षीण हो जाने पर होयसल वंश के शासक बीरबलाल द्वितीय द्वारा उत्तर की ओर अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए भीलम पंचम के राज्य पर आक्रमण। बीरबलाल द्वितीय और भीलम पंचम के बीच जोरदार संघर्ष, भीलम पंचम की युद्ध में मृत्यु, देवगिरी पर होयसलों का कब्जा। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लकुंडी में हुआ था, इस कारण इसे लकुंडी का युद्ध कहा जाता है, लकुंडी का युद्ध। तो चालुक्यों की शक्ति जब छिन्न हो गई तो होयसल वंश के शासक बीरबलाल द्वितीय ने उत्तर की ओर अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया और विस्तार करते हुए बीच में ही भीलम पंचम का शासन आ गया। तो भीलम पंचम के राज्य पर उसने आक्रमण कर दिया। बीरबलाल द्वितीय क्या हो गया और भीलम पंचम के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। इस युद्ध में भीलम पंचम की युद्ध में मृत्यु हो गई। चूंकि यह युद्ध 1191 ईस्वी में लकुंडी में हुआ था तो इसे लकुंडी का युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध में देवगिरी पर होयसलों का कब्जा हो गया। तो चालुक्यों की शक्ति क्षीण हो जाने पर होयसल वंश के संस्थापक बीरबलाल द्वितीय द्वारा उत्तर की ओर अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए भीलम पंचम के राज्य पर आक्रमण। बीरबलाल द्वितीय और भीलम पंचम के बीच जोरदार संघर्ष, भीलम पंचम की युद्ध में मृत्यु हो जाती है और देवगिरी पर होयसलों का कब्जा हो जाता है। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लकुंडी में हुआ था, इस कारण इसे लकुंडी का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद इसका अगला जो शासक बनता है भीलम पंचम का पुत्र जैत्रपाल बनता है। जैत्रपाल यह भीलम पंचम का पुत्र था। जैत्रपाल कलचुरियों, गुर्जर प्रतिहारों और काकतीयों पर विजय। तो इस जैत्रपाल ने कलचुरी वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और काकतीय वंश पर विजय प्राप्त किया। अर्थात इसने कलचुरियों, गुर्जर प्रतिहारों और काकतीयों को पराजित किया। होयसलों ने कल्याणी और देवगिरी पर अस्थायी रूप से शासन का प्रयत्न नहीं किया था, इसलिए जैत्रपाल को फिर से अपने राज्य के उत्कर्ष का अवसर मिल गया। तो होयसलों ने कल्याणी और देवगिरी पर अस्थायी रूप से शासन का प्रयत्न नहीं किया था, इसलिए जैत्रपाल को फिर से अपने राज्य के उत्कर्ष का अवसर मिल गया था। अनेक युद्धों के द्वारा अपने वंश के गौरव का पुनरुद्धार। तो इस जैत्रपाल ने अनेक युद्ध करके अपने वंश के गौरव का एक बार फिर से उद्धार किया, अपने वंश के गौरव को एक बार फिर से बढ़ाया। तो अनेक युद्धों द्वारा अपने वंश के गौरव का पुनरुद्धार किसने किया? तो जैत्रपाल ने। इसके बाद अगला जो सबसे महान प्रतापी शासक बनता है इस यादव वंश का, तो वह था सिंघन द्वितीय, जिसे सिंघन के नाम से भी जाना जाता है। सिंघन द्वितीय जैत्रपाल का पुत्र एवं यादव वंश का सबसे महान शासक, 37 वर्ष शासन। तो इस सिंघन ने 37 वर्ष शासन किया और यह जैत्रपाल का पुत्र था और यादव वंश का सबसे महानतम शासक था। कौन? सिंघन। तो जैत्रपाल का पुत्र एवं यादव वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सिंघन था, जिसने 37 वर्ष तक इस यादव वंश यदुवंशी क्षत्रिय वंश पर शासन किया। काकतीय शासक महादेव पर विजय। तो इस सिंघन ने काकतीय शासक महादेव को पराजित किया। तो काकतीय शासक महादेव पर विजय अर्थात इस सिंघन ने काकतीय शासक महादेव को पराजित किया। होयसल शासक बीरबलाल द्वितीय को पराजित कर
कृष्णा नदी तक सीमा विस्तार। वीर बल्लाल द्वितीय द्वारा दादा भीलम पंचम को पराजित करने एवं हत्या का प्रतिशोध लिया गया। तो वीर बल्लाल द्वितीय ने सिंघल के दादा और महान प्रतापी शासक भीलम पंचम को पराजित किया था और उनकी हत्या की थी। तो इसी का प्रतिशोध लेने के लिए भीलम पंचम का पौत्र सिंघल वह वीर बल्लाल द्वितीय को पराजित करके अपनी सीमा कृष्णा नदी तक विस्तार करता है। तो होयसल शासक वीर बल्लाल द्वितीय को पराजित कर कृष्णा नदी तक सीमा का विस्तार वीर बल्लाल द्वितीय द्वारा भीलम पंचम को पराजित करने एवं हत्या का इसने प्रतिशोध लिया। गुजरात पर कई बार चढ़ाई एवं सिलहर वंश के अधीन कोल्हापुर पर कब्जा, बनवासी के कदम्ब और पांड्य देश के राज्यों पर कब्जा। इन विजयों के उपलक्ष्य में कावेरी नदी के तट पर एक विजय स्तंभ का निर्माण। तो गुजरात पर सिंघल ने कई बार चढ़ाई की और सिलहर वंश के अधीन कोल्हापुर पर इसने कब्जा कर लिया, बनवासी के कदम वंश पर कब्जा किया और पांड्य देश के राज्यों पर भी कब्जा किया। तो इन विजयों के उपलक्ष्य में इस सिंघल ने कावेरी नदी के तट पर एक विजय स्तंभ का निर्माण किया। तो गुजरात पर कई बार चढ़ाई एवं सिलहर वंश के अधीन कोल्हापुर पर कब्जा, बनवासी के कदम्ब और पांड्य देश के राज्यों पर कब्जा। इन विजयों के उपलक्ष्य में कावेरी नदी के तट पर एक विजय स्तंभ का भी इसने निर्माण किया। कलचुरियों को पराजित करके अफगान शासकों के साथ भी युद्ध। तो इस सिंघल ने कलचुरी वंश को पराजित करके अफगान शासकों के साथ भी युद्ध किया। तो याद रखेंगे, सिंघल ने कलचुरियों को पराजित करके अफगान शासकों के साथ भी युद्ध किया। इसका साम्राज्य विस्तार संपूर्ण दक्षिणा पथ अर्थात पूरा दक्षिण का इलाका, कावेरी नदी तक का दक्षिण भारत और विंध्याचल के उत्तर के प्रदेश। तो विंध्याचल पर्वत के उत्तर के जितने सारे प्रदेश थे, उसके बाद कावेरी नदी का दक्षिण भारत था और संपूर्ण दक्षिणा पथ इसका जो था सिंघल का साम्राज्य का इलाका था, साम्राज्य विस्तार था। तो सिंघल द्वारा साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक हुआ? संपूर्ण दक्षिणा पथ, कावेरी नदी तक का दक्षिण भारत और विंध्याचल पर्वत के उत्तर के प्रदेशों तक। अनुपम विजेता होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता एवं विद्या प्रेमी। चूंकि यह जो सिंघल था एक अनुपम विजेता तो था ही, एक महान विजेता तो था ही, साथ ही साथ वह विद्वानों का आश्रयदाता एवं विद्या प्रेमी भी था। अर्थात इसके दरबार में कई विद्वान रहते थे और इसके दरबार में विद्या का भंडार था। अर्थात कई प्रकांड विद्वान इसके दरबार में रहते थे और यह खुद एक विद्वान व्यक्ति था। तो अनुपम विजेता होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता एवं विद्या प्रेमी। कौन? तो सिंघल। इसका एक प्रमुख दरबारी कवि था जिसका नाम था सारंगधर, संगीत रत्नाकर के रचयिता। तो सिंघल का एक प्रमुख दरबारी कवि था जिसका नाम था सारंगधर। उसने संगीत रत्नाकर नामक एक पुस्तक की रचना की। तो सिंघल का दरबारी कवि कौन था? सारंगधर, जिसने एक संगीत रत्नाकर नामक एक महान ग्रंथ की रचना की। इसके दरबार में एक उज्जवल रत्न रहता था, एक महान व्यक्ति रहता था, प्रसिद्ध ज्योतिषी चांगदेव द्वारा भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि और ज्योतिष संबंधी अन्य ग्रंथों के अध्ययन के लिए एक शिक्षा केंद्र की स्थापना। तो इस सिंघल के दरबार में एक उज्जवल रत्न रहता था, एक महान व्यक्ति रहता था जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था, उसका नाम था चांगदेव। और चांगदेव ने भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि
और ज्योतिष संबंधी अनेक ग्रंथों के अध्ययन के लिए एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। तो सिंघन का दरबारी उज्जवल रत्न कौन था? तो उसका नाम था प्रसिद्ध ज्योतिषी चांगदेव, जिसने भास्कराचार्य के द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सिद्धांत शिरोमणि। तो भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि और ज्योतिष संबंधी अनेक ग्रंथों के अध्ययन के लिए एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग इसके बाद के अन्य शासकों को लेकर, और इसको यादव वंश को हम लोग आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो वेलकम बैक, और एक बार फिर से हम लोग इस यादव वंश को कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग यादव वंश को उसके अगले शासक से कंटिन्यू करते हैं। तो यादव वंश का जो अगला शासक बना वह था कृष्ण। तो यादव वंश का अगला जो शासक बना उसका क्या नाम था? कृष्ण। यह सिंघन का सबसे बड़ा पुत्र था, सिंघन का ज्येष्ठ पुत्र एवं सिंघन के बाद यादव वंश का अगला शासक। तो कृष्ण सिंघन का बड़ा पुत्र था और यादव वंश का सिंघन के बाद अगला शासक बना। उसके बाद अगला शासक बनता है महादेव। कृष्ण का छोटा भाई था। उत्तरी कोंकण पर कब्जा एवं सिलहर वंश का विनाश। तो कृष्ण के बाद उसका छोटा भाई जिसका नाम था महादेव, वह अगला शासक बनता है यादव वंश का, और उसने उत्तरी कोंकण पर कब्जा कर लिया और सिलहर वंश का विनाश कर दिया। याद रखेंगे, सिलहर वंश का विनाश किया। महादेव के बाद अगला शासक बनता है रामचंद्र देव। तो यादव वंश का अंतिम महान शासक था। तो यादव वंश का अंतिम महान शासक कौन बनता है? तो महादेव के बाद उसका पुत्र रामचंद्र देव, जो कि यादव वंश का अंतिम महान शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित करके दिल्ली सल्तनत का जागीरदार नियुक्त किया। तो 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित करके इसे दिल्ली का जागीरदार नियुक्त कर दिया, अपने अधीन इसे राजा नियुक्त कर दिया 1294 ईस्वी में। इस समय यादव राज्य दक्षिणापथ का प्रधान शक्ति था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि सम्मुख युद्ध में अर्थात सामना सामनी युद्ध में रामचंद्र देव को परास्त करना आसान नहीं है। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने छल का प्रयोग किया और यादव राज्य के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शित करके उसका आतिथ्य ग्रहण किया। इस प्रकार जब रामचंद्र देव असावधान हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अचानक उस पर हमला बोलकर इस स्थिति में यादवों के लिए अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना असंभव हो गया और रामचंद्र देव ने विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली। तो 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, तो उसने रामचंद्र देव पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित करके उसे दिल्ली सल्तनत का जागीरदार नियुक्त कर दिया। किसे? रामचंद्र देव को। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में। इस समय जो यादव राज्य था वह दक्षिणापथ का सबसे प्रधान शक्ति था। तो इस कारण अलाउद्दीन खिलजी जानता था यदि सम्मुख युद्ध करेंगे रामचंद्र देव के साथ तो उसे परास्त करना आसान नहीं है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने छल का प्रयोग किया और यादव राज्य के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शित करके उसका आतिथ्य ग्रहण कर लिया। छल के साथ उसे अपना मित्र बना लिया
और उसका आतिथ्य ग्रहण कर लिया। इस प्रकार जब रामचंद्र देव असावधान हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका फायदा उठाकर अचानक उस पर हमला कर दिया और इस स्थिति में यादवों के लिए अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना असंभव हो गया और रामचंद्र देव ने विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी से एक संधि कर ली। तो 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत का उस समय शासक था, तो उसने रामचंद्र देव जो कि यदुवंशी शासक था देवगिरी का, तो देवगिरी पर आक्रमण करता है और रामचंद्र देव पराजित हो जाता है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने छल का सहारा लिया, क्योंकि उस समय जो यादव राजा था वह देवगिरी के शक्ति का सबसे प्रधान केंद्र था। तो अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि सम्मुख युद्ध में इसे हरा पाना आसान नहीं है, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने छल का सहारा लिया और उसके साथ मैत्री भाव प्रदर्शित करके उसका आतिथ्य ग्रहण कर लिया। जब रामचंद्र देव असावधान हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अचानक से रामचंद्र देव पर हमला कर दिया और इस स्थिति में यादवों के लिए अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना असंभव हो गया और रामचंद्र देव ने विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी से एक संधि कर ली। तो संधि में क्या था और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, तो उसे पराजित करके अपने दिल्ली सल्तनत का एक जागीरदार नियुक्त कर दिया, किसे, रामचंद्र देव को, और उसे छोटा अपने अधीन एक छोटा सा राज्य दे दिया, एक शासक बना दिया। तो इसके संधि के अधीन क्या क्या हुआ, रामचंद्र देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच संधि की शर्तें। तो संधि की शर्तों में क्या क्या हुआ उसे हम लोग देखें। अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन, जिसमें 600 मन मोती, 200 मन रत्न, 1000 मन चांदी, 4000 मन रेशमी वस्त्र तथा अन्य बहुमूल्य उपहार दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को संधि के तहत रामचंद्र देव के द्वारा अपार धन मिला, जिसमें 600 मन मोती था, 200 मन रत्न था, 1000 मन चांदी था, 4000 मन रेशमी वस्त्र था और भी बहुत सारे बहुमूल्य उपहार थे। और दूसरा शर्त था कि अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर देना। तो अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर भी देना था रामचंद्र देव को। तो रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर देगा, यह भी संधि की शर्त में निर्धारित था। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन भी मिला, जिसमें 600 मन मोती, 200 मन रत्न, 1000 मन चांदी, 4000 मन रेशमी वस्त्र और भी बहुत सारे बहुमूल्य उपहार अलाउद्दीन खिलजी को मिले। रामचंद्र देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर देना बंद। तो रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को अब वार्षिक कर देना बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर सेनापति मलिक काफूर का रामचंद्र देव पर आक्रमण, रामचंद्र देव पराजित, मलिक काफूर के द्वारा गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया। तो यही 1294 ईस्वी में रामचंद्र देव जब वार्षिक कर देना बंद कर देता है तो अलाउद्दीन खिलजी इससे नाखुश हो जाता है और वह मलिक काफूर को रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। और अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण सेनापति मलिक काफूर रामचंद्र देव पर आक्रमण करता है। इसमें रामचंद्र देव पराजित हो जाता है और मलिक काफूर को गिरफ्तार करके कहां ले जाता है मलिक काफूर, तो दिल्ली ले जाता है। और रामचंद्र देव को दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी राय रायाओं की उपाधि देता है। क्या चीज? राय रायाओं, अर्थात उसे अपने अधीनस्थ राजा की उपाधि अर्थात जागीरदार नियुक्त करता है। तो रामचंद्र देव को दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राय रायाओं अर्थात अपने अधीनस्थ राजा की उपाधि प्रदान करता है और उसे जागीरदार बना देता है। तो ये तो था रामचंद्र देव, जो कि अंतिम महान शासक था इस यादव वंश का।
इसके बाद सबसे अंतिम शासक आता है इस यादव वंश का, उसका नाम था शंकर देव। तो शंकर देव रामचंद्र देव का पुत्र था एवं रामचंद्र देव के बाद यादव वंश का अगला शासक बना। तो यह जो शंकर देव था रामचंद्र देव का पुत्र था और उस रामचंद्र देव के बाद यह यादव वंश का अगला शासक बना। 1312 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के द्वारा पराजय एवं हत्या। तो 1312 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर शंकर देव पर हमला करके इसकी हत्या कर देता है। तो 1312 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के द्वारा पराजय एवं हत्या। तो 1312 ईस्वी में शंकर देव पर आक्रमण करता है कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। इस युद्ध में शंकर देव की पराजय हो जाती है एवं उसकी हत्या भी हो जाती है। शंकर देव का साला हरपाल द्वारा खिलजियों के विरुद्ध झंडा फहराया गया, अर्थात 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अर्थात स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो 1316 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो शंकर देव का साला जिसका नाम था हरपाल वह खिलजियों के विरुद्ध झंडा फहराता है, अर्थात स्वतंत्रता की घोषणा करता है। तो शंकर देव का साला हरपाल द्वारा खिलजियों के विरुद्ध झंडा फहराया गया कब? 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, अर्थात उसने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी द्वारा हरपाल की हत्या कर दी जाती है। यादव वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हरपाल पर अपना रोष प्रकट करने के लिए मुबारक खां खिलजी ने उसकी खाल खिंचवा दी। तो चूंकि इसने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शंकर देव ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी और अपने खिलजियों के विरुद्ध अपना झंडा लहराया था, तो इससे काफी रुष्ट था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खां खिलजी। तो अपने रोष को प्रकट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खां खिलजी ने हरपाल की हत्या कर दी और उसकी खाल खिंचवा दी। तो अपना रोष प्रकट करने के लिए मुबारक खां खिलजी ने उसकी खाल खिंचवा कर उसकी हत्या कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खां खिलजी द्वारा हरपाल की हत्या और इस प्रकार यादव वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया और हरपाल पर रोष प्रकट करने के लिए मुबारक खां खिलजी ने हरपाल की खाल खिंचवा दी। तो इसके मृत्यु के बाद यादव वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया और यादवों का साम्राज्य दिल्ली के अफगानों के अधीन, और इस प्रकार यादव वंश का जो साम्राज्य था वह दिल्ली सल्तनत के पूर्णतः अधीन आ जाता है। यादवों द्वारा अपने उत्कर्ष के समय देवगिरी में एक देवगिरी के किले का निर्माण भारत का सबसे मजबूत किला में से एक है। बाद में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा इसमें जुमा मस्जिद एवं चांद मीनार जोड़ा गया। तो याद रखेंगे कि यादवों के द्वारा अपने उत्कर्ष के समय देवगिरी में एक देवगिरी के किले का निर्माण किया गया था जो भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है और बाद में दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा इसमें जुमा मस्जिद और एक चांद मीनार जोड़ा गया, अर्थात इसके अंदर में एक जुमा मस्जिद और एक चांद मीनार बनाया गया। तो यादवों के द्वारा अपने उत्कर्ष के समय देवगिरी के किले का निर्माण किया गया जो भारत का सबसे मजबूत किलों में से एक है। बाद में दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा इसमें चांद मीनार और जुमा मस्जिद बनाया गया। तो यह था हमारा राजपूत वंश का एक यादववंशी क्षत्रिय यादव वंश। तो इसके बाद यह यादव वंश समाप्त होता है और अगला हम लोग मिलेंगे दक्कन के सबसे अंतिम साम्राज्य, दक्कन के अंतिम क्षत्रिय वंश जिसका नाम था
काकतीय वंश, तो अगले वीडियो में हम लोग उसे लेकर मिलेंगे। तो हालांकि इससे प्रश्न कम आते हैं, लेकिन पीटी में कभी कदार पूछ लिया जाता है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक